गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज हम आपको एक नए कॉन्सेप्ट के बारे में बताना चाहते हैं। तो आइए देखते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या है। तो ये कॉन्सेप्ट है मल्टीप्लायर या गुणक। जहाँ तक मल्टीप्लायर की बात है तो मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट जो है वो सबसे पहले आर.एफ. काहन के मन में आया। तो आर.एफ. काहन ने एक जर्नल लिखा, द रिलेशन ऑफ होम इन्वेस्टमेंट टू अनएम्प्लॉयमेंट 1931। तो 1931 में जब इन्होंने ये जर्नल लिखा तो उस जर्नल में उन्होंने एक विचार दिया जिसको मल्टीप्लायर कहा गया। तो ये जो मल्टीप्लायर उन्होंने दिया, ये मल्टीप्लायर रोजगार गुणक या एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर के नाम से जाना गया। तो इस रोजगार गुणक की बात अगर हम करते हैं तो आइए देखते हैं कि ये रोजगार गुणक क्या है। रोजगार गुणक का जो फॉर्मूला है वो है डेल एन इक्वल टू के डेल N1। ये डेल N1 क्या है? ये है प्राइमरी एम्प्लॉयमेंट। ये डेल N क्या है? ये है टोटल एम्प्लॉयमेंट। ये क्या है? के जो है ये गुणक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि डेल N1 क्या है? डेल N1 चेंज इन प्राइमरी एम्प्लॉयमेंट। डेल N क्या है? डेल N है चेंज इन टोटल एम्प्लॉयमेंट। और ये के जो है ये है एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर। एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर। तो इस तरीके से रोजगार का जो गुणक है, आर.एफ. काहन का कहना है कि प्राथमिक रोजगार में परिवर्तन होता है। सबसे पहले प्राथमिक रोजगार में परिवर्तन होता है और इस प्राथमिक रोजगार में परिवर्तन होने से कुल रोजगार में परिवर्तन होता है। यानी सबसे पहले क्या होता है? प्राथमिक रोजगार बढ़ता है, प्राथमिक रोजगार बढ़ने से कुल रोजगार बढ़ता है और ये जो कुल रोजगार बढ़ता है ये प्राथमिक रोजगार जितने से बढ़ता है उसका के गुना कुल रोजगार बढ़ता है। इसलिए ये जो के है ये मल्टीप्लायर है। के क्या है? मल्टीप्लायर अथवा इसको गुणक कहते हैं। के इक्वल टू डेल N डिवाइडेड बाई डेल N1। इस तरीके से ये रोजगार का गुणक हुआ या रोजगार गुणक हुआ, आर.एफ. काहन के द्वारा दिया गया। बाद में आर.एफ. काहन की इस रोजगार गुणक के कॉन्सेप्ट को J.M. किन्स ने एक्सेप्ट किया और इसी की अवधारणा को उन्होंने आगे बढ़ाया। उन्होंने जो J.M. किन्स ने जो मल्टीप्लायर दिया या जो गुणक दिया, उन्होंने दिया इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। इन्वेस्टमेंट J.M. किन्स ने दिया। तो J.M. किन्स का जो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर था वो लगभग जो है काहन के रोजगार गुणक से अथवा एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर से मिलता जुलता था। तो आइए देखते हैं कि हम ये इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर जो J.M. किन्स ने दिया वो क्या है। इनका जो मल्टीप्लायर था J.M. किन्स का, इन्होंने कहा
कि डेल वाई इक्वल टू के डेल आई, यानी इन्वेस्टमेंट में जो परिवर्तन होता है इसकी वजह से इनकम में जो परिवर्तन होता है, ये जो इनकम में परिवर्तन होता है वह इन्वेस्टमेंट में परिवर्तन के गुना होता है। तो इस तरीके से ये के क्या है, के मल्टीप्लायर है अथवा ये गुणक है। तो के इक्वल टू क्या है, के इक्वल टू डेल वाई डिवाइडेड बाई डेल आई। इस तरीके से ये कीन्स का इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर हुआ। यहाँ पर डेल वाई क्या है, चेंज इन इनकम, डेल आई चेंज इन इन्वेस्टमेंट, और ये के जो है वो कीन्स का इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। इस तरीके से ये कीन्स का मल्टीप्लायर है। तो कीन्स का जो मल्टीप्लायर है वो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, काहन का जो मल्टीप्लायर है एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर। तो इस तरीके से दोनों लगभग सेम है, अंतर बस इतना है कि ये इन्वेस्टमेंट से इनकम और रोजगार बढ़ता है, और यहाँ पे रोजगार बढ़ने से यानी प्राथमिक रोजगार बढ़ने से ये कुल रोजगार बढ़ता है। तो इस तरीके से एक चीज़ और हम आपको बता देना चाहते हैं, ये जो मल्टीप्लायर है ये के है, ये दो तरीके से फंक्शनिंग करता है। एक फंक्शनिंग है इसका फॉरवर्ड फंक्शनिंग, दूसरा है बैकवर्ड फंक्शनिंग। तो फॉरवर्ड फंक्शनिंग का मतलब है, फॉरवर्ड फंक्शनिंग जो है वो अगर मल्टीप्लायर बढ़ता है तो इनकम जो है वो बढ़ेगा। ये हो गया आपका फॉरवर्ड फंक्शनिंग, मल्टीप्लायर बढ़ता है तो उससे इनकम बढ़ता है। बैकवर्ड फंक्शनिंग अगर या हम कह सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट अगर बढ़ता है, इन्वेस्टमेंट अगर बढ़ता है, या हम कह सकते हैं कि अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ता है तो इनकम बढ़ता है, ये आपका फॉरवर्ड फंक्शनिंग हो गया। और अगर इन्वेस्टमेंट कम होता है यानी डिक्रीज होता है तो इनकम भी डिक्रीज होता है, ये आपका बैकवर्ड फंक्शनिंग है। यानी इन्वेस्टमेंट बढ़ता है तो इनकम बढ़ता है, ये फॉरवर्ड फंक्शनिंग। इन्वेस्टमेंट कम होता है इनकम कम होता है, ये बैकवर्ड फंक्शनिंग है। तो इस तरीके से यह देखा जा सकता है कि मल्टीप्लायर दो तरीके से काम करता है, फॉरवर्ड फंक्शनिंग और बैकवर्ड फंक्शनिंग। तो इस तरीके से आप यहाँ देखें आरएफ काहन का मल्टीप्लायर और यहाँ पे कीन्स का मल्टीप्लायर। तो आइए अब आगे हम ये देखते हैं कि किस तरीके से ये जो कीन्स का मल्टीप्लायर है इसकी वैल्यू हम एक इकॉनमी में कैसे निकालते हैं। मल्टीप्लायर की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि एक क्लोज इकॉनमी है और एक क्लोज इकॉनमी में किस तरीके से हम मल्टीप्लायर के फॉर्मूले को डिराइव करते हैं और उसके माध्यम से हम किस तरीके से मल्टीप्लायर की वैल्यू को हम निकालते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इन क्लोज इकॉनमी।
क्लोज इकोनॉमी। बात अगर क्लोज इकोनॉमी की आती है तो इस क्लोज इकोनॉमी में y इक्वल टू क्या होता है, C प्लस आई प्लस जी। ये C क्या है, कुल कंजम्पशन है यानी टोटल कंजम्पशन, I क्या है, इन्वेस्टमेंट है, G क्या है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है। तो अगर हम इस C की बात करें, C इज इक्वल टू C नॉट प्लस C1 YD। ये जो C होता है कुल कंजम्पशन किन किन चीज़ों पर निर्भर होता है, तो ये हो गया आपका टोटल कंजम्पशन, ये हो गया आपका ऑटोनोमस कंजम्पशन, ये C1 क्या है, C1 जो है वो है MPC, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ये है MPC, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं डेल C बाई डेल Y। और ये आपका YD जो है, YD का मतलब होता है डिस्पोजेबल इनकम। डिस्पोजेबल इनकम का मतलब क्या है कि अगर कुल इनकम में से जो भी टैक्सेस हैं उसको निकाल दिया जाए तो वो डिस्पोजेबल इनकम या व्यय करने योग्य आय बचती है। तो Y माइनस T। इस तरीके से आप देखिए कंजम्पशन किन किन चीज़ों पर निर्भर करता है। ऑटोनोमस कंजम्पशन, अगर ऑटोनोमस कंजम्पशन बढ़ेगा तो कुल कंजम्पशन बढ़ेगा। MPC बढ़ेगा यानी C1 MPC बढ़ेगा तो कुल कंजम्पशन बढ़ेगा, और अगर डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगा तो कुल इनकम बढ़ेगा। इस तरीके से आप कह सकते हैं कि ऑटोनोमस कंजम्पशन, MPC और डिस्पोजेबल इनकम का जो रिलेशन है वो टोटल कंजम्पशन से पॉजिटिव रिलेशन है, यानी अगर इन सब में परिवर्तन होगा, इंक्रीज होगा तो ये भी इंक्रीज होगा। और दूसरे हम कंपोनेंट को देख लेते हैं। तो I को अगर यहाँ पे देखें तो I को हम ऑटोनोमस मान लेते हैं, I इक्वल टू I नॉट। G को भी हम ऑटोनोमस मान लेते हैं, G इक्वल टू G नॉट। और यहाँ पर अगर T की बात करें तो इस T को भी हम क्या कह सकते हैं कि ये ऑटोनोमस है, T इक्वल टू T नॉट। हालांकि ऐसा नहीं होता है, लेकिन हम चूंकि ये मान कर चलते हैं कि हमको ये इस क्लोज इकोनॉमी में निकालना है, तो हम मान लेते हैं कि I, G और T जो है ये सारी चीज़ें जो हैं ऑटोनोमस हैं। तो आइए देखते हैं कि किस तरीके से ये इक्वेशन 1 है। अगर इक्वेशन 1 में इन सबों की वैल्यू को पुट कर दिया जाए तो हमें क्या मिलता है, y इक्वल टू C प्लस I प्लस G। इक्वेशन नंबर 1 था ये। इस इक्वेशन में अगर इसकी वैल्यू को पुट किया जाए तो हो जाएगा y इक्वल टू C नॉट प्लस C1 YD प्लस I नॉट प्लस G नॉट। इसको और आगे देखते हैं, y इक्वल टू C नॉट प्लस C1। इस YD यानी डिस्पोजेबल इनकम क्या है, Y माइनस T, और T की वैल्यू को हमने क्या लिया है, T नॉट। तो ये हो जाएगा Y माइनस T नॉट प्लस I नॉट प्लस G नॉट। अब चूंकि यहाँ पे ब्रैकेट में है तो ब्रैकेट को हम तोड़ते हैं, y इक्वल टू C नॉट प्लस C1 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे C1 y
प्लस का मल्टीप्लाई माइनस में माइनस, C1 का T नॉट में C1 T नॉट प्लस I नॉट प्लस G नॉट, ये आ गया। अब हम लाइक टर्म को एक तरफ कर लेते हैं। लाइक टर्म क्या है, C1y इधर है, ये y इधर है, C1y को इधर लाते हैं तो ये हो जाएगा y माइनस C1y इक्वल टू C नॉट माइनस ये बचा C1 T नॉट प्लस I नॉट प्लस G नॉट। अब यहाँ पे दोनों जगह पे y है, y को हम कॉमन ले लेते हैं, y कॉमन लेते हैं तो ये बचेगा 1 माइनस C1 इक्वल टू C नॉट माइनस C1 T नॉट प्लस I नॉट प्लस G नॉट, ये बचा। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर हम y को इधर ले लेते हैं और 1 माइनस C1 को उधर ले जाते हैं तो क्या y इक्वल टू हो जाएगा C नॉट माइनस C1 T नॉट प्लस I नॉट प्लस G नॉट डिवाइडेड बाई 1 माइनस C1। इस तरीके से y की वैल्यू ये आ गई। अब चूंकि y की वैल्यू ये आ गई और हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है डेल y इक्वल टू k डेल i, या हम ये भी कह सकते हैं k इक्वल टू डेल y बाई डेल i। इसकी वैल्यू हमको निकालनी है, तो इसकी वैल्यू को निकालने के लिए क्या करेंगे, हम इस y के इक्वेशन को i के रेस्पेक्ट में, इस i के रेस्पेक्ट में हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, dy di इक्वल टू i के रेस्पेक्ट में हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे जब, तो जितने भी ये ऑटोनोमस टर्म है, ये जितने भी ऑटोनोमस टर्म हैं वो जीरो हो जाएंगे, और ये जो i है, चूंकि i की हम रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं तो i की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो ये 1 हो गया, 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस C1, 1 माइनस C1। तो इस तरीके से आपने देखा कि ये वैल्यू आ गई। dy बाई डी आई की वैल्यू क्या आ गई, 1 बाई 1 माइनस C। k की वैल्यू क्या है, dy बाई डी आई, k की वैल्यू यहाँ पे dy, या यहाँ पे हम कह सकते हैं dy बाई डी आई है, और dy बाई डी आई की वैल्यू क्या है, 1 बाई 1 माइनस C1, ये वैल्यू आ गई। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जो मल्टीप्लायर की वैल्यू है वो क्या है, 1 बाई 1 माइनस C1। मल्टीप्लायर की जो वैल्यू है क्या है, वो k इक्वल टू 1 बाई 1 माइनस C1, ये मल्टीप्लायर की वैल्यू है। अब यहाँ पे आप देखिए दो चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। पहली बात यह है कि ये k क्या है, मल्टीप्लायर, यहाँ पे हम लिख देते हैं पहले, k क्या है, मल्टीप्लायर है। C1 क्या है, MPC है, यानी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। यहाँ पर हम लिख देते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, यानी ये C1 जो है वो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है,
और k जो है मल्टीप्लायर है। इन दोनों में रिलेशन क्या है? इन दोनों का रिलेशन देखने के लिए हम यहाँ देखते हैं कि k इंक्रीज होगा, यानी k कब इंक्रीज होगा? जब C1 इंक्रीज होगा। C1 यानी MPC अगर बढ़ रहा है, हम यहाँ पर देखते हैं MPC यानी C1 अगर इंक्रीज हो रहा है, C1 अगर इंक्रीज हो रहा है तो मल्टीप्लायर इंक्रीज होगा। अगर MPC डिक्रीज हो रहा है तो मल्टीप्लायर डिक्रीज होगा। तो इस तरीके से MPC और K यानी मल्टीप्लायर में जो रिलेशन है वो पॉजिटिव रिलेशन है, यानी MPC इंक्रीज होगा मल्टीप्लायर इंक्रीज होगा, MPC डिक्रीज होगा मल्टीप्लायर डिक्रीज होगा। एक चीज़ और हम आपको बताना चाहते हैं कि जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हम आपको यहाँ बताते हैं कि जो MPC होता है, MPC हमेशा 0 से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा। MPC हमेशा 0 से बड़ा होगा, 1 से छोटा होगा, और मल्टीप्लायर हमेशा 1 से बड़ा होगा और इनफाइनाइट से छोटा होगा। तो ये दो चीज़ें जो हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं आपके एग्ज़ाम के लिए। आप यहाँ पर देखिए, MPC ऑलवेज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1, मल्टीप्लायर ऑलवेज ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन इनफाइनाइट। तो ये दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इंक्रीज होगा तो मल्टीप्लायर इंक्रीज होगा, ये डिक्रीज होगा तो मल्टीप्लायर डिक्रीज होगा। तो इस तरीके से आपने देखा कि किस तरीके से क्लोज इकोनॉमी में हम मल्टीप्लायर की वैल्यू को निकालते हैं। तो इसके बाद आइए हम एक एग्जांपल से आपको ये समझा देते हैं कि किस तरीके से मल्टीप्लायर को निकाला जाता है। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी होंगी एग्ज़ाम के बिहाफ से, पीजीटी के एग्ज़ाम के बिहाफ से ये चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। मान लीजिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है आपको जिसमें आपकी MPC जो है वो 0.8 है और आपका जो इन्वेस्टमेंट चेंज इन इन्वेस्टमेंट में जो चेंजेस हो रहे हैं वो 100 करोड़ है। तो आपको इनकम में कितनी चेंजेस हो रहे हैं ये निकालना है। तो इसको निकालने के लिए जो आपका फॉर्मूला है वो फॉर्मूला है डेल वाई इक्वल टू के डेल आई। ये आपका फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले से हमको निकालना है। तो यहाँ पे आपका डेल आई दिया हुआ है, MPC दिया हुआ है, आपको के निकालना है, के निकालना है और इनकम में कितनी चेंजेस हुई हैं वो निकालना है। तो के का फॉर्मूला आपको हमने पहले भी बताया है, k इक्वल टू होता है 1/1 माइनस C1, और ये जो C1 होता है ये क्या है? MPC। तो MPC दिया हुआ है 0.8। आइए हम यहाँ निकालते हैं। डेल वाई इक्वल टू हो गया k की वैल्यू 1/1 माइनस C1 इंटू डेल आई। आगे देखते हैं, डेल वाई इक्वल टू 1/1 माइनस C1 की वैल्यू क्या है? 0.8 इंटू डेल आई कितना है? 100 करोड़। डेल वाई इक्वल टू हो जाएगा 1/0.2 इंटू 100। ये आगे हो जाएगा डेल वाई इक्वल टू, इसकी वैल्यू आ जाएगी 5 इंटू 100, डेल वाई इक्वल टू 500। तो इस तरीके से आपने देखा
कि किस तरीके से MPC अगर 0.8 दिया हुआ है, MPC अगर 0.8 दिया हुआ है तो किस तरीके से इन्वेस्टमेंट में 100 करोड़ की चेंजेस होने से या 100 करोड़ की वृद्धि होने से, अगर इन्वेस्टमेंट में 100 करोड़ की वृद्धि हो रही है तो इनकम में जो है वो 500 करोड़ की वृद्धि हो रही है। यानी 100 करोड़ अगर इंक्रीज हो रहा है तो MPC अगर इतना दिया हुआ है तो इनकम में 500 करोड़ की वृद्धि हो रही है। आपका K की वैल्यू जो आई है, K की वैल्यू यहाँ से देखिए आप, K की वैल्यू कितना आ रहा है, K इक्वल टू 1/1 माइनस 0.8 इक्वल टू 1/0.2 इक्वल टू 5। इस तरीके से K की वैल्यू जो आ रही है वो 5 है और डेल Y की जो वैल्यू आ रही है वो 500 करोड़ की है। तो इस तरीके से 100 करोड़ का अगर इन्वेस्टमेंट हो रहा है और MPC जो है जो 0.8 है तो K की वैल्यू 5 आएगी और जो इनकम में इंक्रीज होगा वो 500 करोड़ का होगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, और भी कॉन्सेप्ट मैं लेकर आऊँगा, इसके लिए आप वेट कीजिए। थैंक यू।